दोस्तों जियोपॉलिटिक्स कितनी अजीब चीज होती है ये आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। आपको बता दें अब से करीब 6-7 महीना पहले एक G7 देशों की इंपॉर्टेंट मीटिंग की जाती है जिसमें भारत और भारत के पुराने दोस्त रूस को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। इसके अलावा दोनों देशों की कुछ कंपनियों पर प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं जिससे हमें अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब ट्रंप के पावर में आते ही समीकरण पूरी तरीके से बदल चुके हैं और अब ट्रंप चाहते हैं कि G7 को एक बार फिर से G8 किया जाए, जहां पर G7 एक ताकतवर देशों का संगठन है और अब उसमें रूस को भी शामिल किए जाने की तैयारी है। और एक बार रूस यहां पर एंटर कर गया तो G8 से इसे G9 होने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर भारत को भी शामिल किए जाने की रूस की तैयारी है। लेकिन आपके मन में सवाल आ सकता है कि हमें ये सब कैसे पता, तो आप गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का ऑफिशियल पेज देख सकते हैं जहां पर रिसेंटली कनाडा के अंदर G7 के फॉरेन मिनिस्टर की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग की गई है, क्योंकि कनाडा के नए प्रधानमंत्री ने पावर में आते ही कई और ऐसे समीकरण बदल दिए हैं जो भारत के लिए अच्छे लेकिन अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा कर सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि किस तरीके से G7 देशों ने भारत की बेइज्जती की थी पीएम मोदी को अपनी मीटिंग में बुला करके, और किस तरीके से रूस को परेशान किया गया। लेकिन ट्रंप आज इस तरीके से इस पूरे समीकरण को बदल चुके हैं। लेकिन यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो सबसे पहले G7 कंट्रीज की बात की जाए तो उसमें शामिल हैं यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान। और इस G7 ग्रुप को इसीलिए बनाया गया था ताकि ये सभी देश आपस में टेक्नोलॉजी शेयर कर पाएं, आपस की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस शेयर करते हुए एक दूसरे की प्रोडक्शन कर पाएं। लेकिन समय के साथ ये ग्रुप इतना ज्यादा ताकतवर हो गया कि इन्होंने दूसरे देशों को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। अगर आप पुराने इंसिडेंट की बात आपको बताएं तो कुछ समय पहले जब G7 समिट इटली के अंदर की जाती है तब पीएम मोदी को वहां पर एज अ गेस्ट इन्वाइट किया जाता है। पीएम मोदी वहां पहुंचते हैं और पीएम मोदी के जस्ट सामने G7 देशों में स्पेशली जापान और कुछ और देश मिलकर के भारत को क्रिटिसाइज करते हैं। साफ शब्दों में कहा जाता है कि भारत जो है वो रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है और इस तेल को खरीदने की वजह से हजारों की संख्या में यूक्रेनी लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए और इसी के साथ कुछ डुअल यूज वाले प्रोडक्ट जो कि भारत डायरेक्टली रशिया को एक्सपोर्ट कर रहा था उन पर भी रोक लगाने की बात कही गई। उसके बाद जापान ने भारत के कुछ टेक्नोलॉजीज कंपनीज पर सैंक्शंस लगाए। रशिया की सैकड़ों कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए और सिर्फ तेल खरीदने की वजह से भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, वो भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश बुला करके। फिलहाल ये सारी चीजें सॉल्व हो गई, हमने कुछ भी नहीं बोला और अब समीकरण बदल चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ चुके हैं और पावर में आते ही अब वो G7 को एक बार फिर से G8 बनाना चाहते हैं। और ये 8वां देश कोई और नहीं बल्कि रूस है। और ये बात भी जानकर के आपको हैरानी होगी कि G7 पहले G8 ही हुआ करता था, रूस भी इसमें शामिल था। लेकिन रूस को साल 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद G7 से निलंबित कर दिया गया। लेकिन एक बार फिर खबरें तेज हो चुकी हैं कि रूस को G7 में शामिल किया जा सकता है। यूक्रेन के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे और इससे यूक्रेन की जो संप्रभुता है, क्षेत्रीय अखंडता है, इसकी रक्षा शामिल है। इसके अलावा पश्चिमी देश भी कुछ शर्तें अपनी रख सकते हैं जहां पर रूस को ये बातें माननी होंगी। और अगर रूस ऐसा करता है तो डेफिनेटली रूस को एक बार फिर से G7 ग्रुप में शामिल करते हुए इसे G8 बनाया जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि यूनिडायरेक्शनल इंटरेस्ट है, बल्कि रूस की तरफ से भी इंटरेस्ट शो किया गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन G7 में फिर से शामिल होने के लिए रुचि दिखाते हुए आगे बढ़े हैं, लेकिन यूक्रेन के साथ किसी भी तरीके का स्ट्रॉन्ग पैक्ट वो साइन करना नहीं चाहते। लेकिन आपको क्या लगता है, ट्रंप जिस तरीके से रूस का खुल करके सपोर्ट कर रहे हैं, यूक्रेन के पूरी तरीके से खिलाफ जा चुके हैं, वो रूस को G7 में शामिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और अगर हमारा ये सालों पुराना दोस्त रूस यहाँ पर शामिल हो जाता है तो पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि भारत को भी यहाँ पर शामिल कर लिया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई बार G7 ग्रुप की इंपॉर्टेंट सम्मेलन हुए हैं जिसमें भारत को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया, लेकिन भारत अभी तक G7 का सदस्य नहीं है। G7 एक अनौपचारिक समूह है जिसमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा शामिल हैं। और कनाडा जहां पर रिसेंटली नए प्रधानमंत्री बने हैं जिनका नाम है मार्क कार्नी, उनका रुख साफ दिखाई दे रहा है कि वो अमेरिका के खिलाफ जा सकते हैं किसी भी फैसले को लेकर के। फिलहाल कनाडा के प्रधानमंत्री का क्या बयान है वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन अब पहले बात करते हैं भारत के आर्थिक प्रभाव की। तो भारत का आर्थिक प्रभाव, भारत की अर्थव्यवस्था 3.57 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक है, जो कि फ्रांस, इटली, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों से ज़्यादा है, जबकि ये चारों के चारों देश G7 सदस्यों का हिस्सा हैं। भारत
दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। जल्द ही दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और अगले कुछ सालों में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। इसके अलावा जो रणनीतिक महत्व है वो है भारत का इंडो पैसिफिक क्षेत्र। एक महत्वपूर्ण साझेदारी खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलन में करना भारत की पश्चिमी देशों के साथ मजबूत संबंध है और इसके चलते भारत को यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्टनर बनाया जा सकता है। बिकॉज ऑफ इसी G7 समिट जो कि कनाडा के अंदर हो रही है, यहाँ पर चाइना को जम करके क्रिटिसाइज किया गया है। अभी तक अमेरिका और तमाम देशों के जो रिएक्शंस होते थे चाइना को लेकर के वो काफी ज्यादा सॉफ्ट नजर आ रहे थे, लेकिन अब फाइनली पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी है इसे पूरी तरीके से खारिज किया गया और चाइना को क्रिटिसाइज किया गया। अब वन चाइना पॉलिसी की बात की जाए तो चाइना कहता है कि हमारे नाम से सिर्फ एक ही देश है और चाइना के बगल में मौजूद ताइवान, जिसे चाइना सालों से अपना बताते चले आ रहा है। और ऐसा भी नहीं है, एक समय था कि ताइवान चाइना से ही टूट करके अलग हुआ, लेकिन अब दोनों अलग देश हैं, दोनों के पास अपनी अपनी मिलिट्री पावर है। लेकिन आज भी चाइना इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता और कहता है कि एक ही चाइना और ये चाइना का ही एक पार्ट है। कुछ गिने चुने देश इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन पार्शियली भारत भी इस चीज को एक्सेप्ट करता है। लेकिन 2008-9 के बाद से भारत ने इस चीज पर कोई भी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं दिया है। वहीं जापान ने भी अपनी कसर निकाल ली और कहा गया कि चाइना ने जिस तरीके से ताइवान को घेरा है, ताइवान पर हमले किए गए, ताइवान पर फाइटर जेट उड़ाए गए, ये सारी एक्टिविटीज बताती हैं कि चाइना आगे चल के ताइवान के लिए एक बड़ी दिक्कत बन सकता है। इसीलिए G7 मीटिंग के अंदर चाइना की इस पॉलिसी को भी पूरी तरीके से क्रिटिसाइज किया गया है। और शायद आपको इससे ट्रम्प की भी राजनीति समझ में आ जाएगी, क्योंकि ट्रम्प भी जानते हैं कि रूस उनका शायद असली दुश्मन नहीं है, असली दुश्मन उनके डॉलर के लिए, उनकी इकोनॉमी के लिए सिर्फ और सिर्फ चाइना है। अब आप खुद ही सोच करके देखिए कि G7 देशों की इस बैठक में चाइना के खिलाफ इतना कुछ बोला गया, डेफिनेटली चाइना इस पर कोई बयान ना दे ऐसा नहीं हो सकता। तो दुनिया के 7 एडवांस देशों विदेश मंत्रियों ने शुक्रवार को कनाडा के अंदर आयोजित हुई G7 बैठक को समाप्त किया और इस G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति के साये को भी खत्म करने पर बातचीत की गई है। और फिर चीन का रिएक्शन सामने निकल के आया। चीन ने G7 देशों के शीर्ष राजनीतिकों द्वारा लगाए गए आरोपों की कड़ी निंदा की है। चीन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि G7 देशों के सदस्यों ने जो अहंकार, पूर्वग्रह और दुर्भावनापूर्ण इरादे दिखाई देते हैं, इससे साफ पता चलता है कि ये दुनिया के किसी भी देश का भला नहीं कर सकते। हालांकि चीन ने इस बयान का विरोध करते हुए किसी भी तरीके की जवाबी कार्रवाई की धमकी नहीं दी, लेकिन आप जानते हैं कि चाइना एक तरीके से कोल्ड वॉर जोन में जीता है और वो धीरे धीरे देशों को तोड़ करके अपने साथ शामिल करता है और फिर उनके खिलाफ जाने की कोशिश करता है। और इससे भी बड़ी बात, चीन ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि G7 देशों की ये पुरानी बयानबाजी है और चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया जा रहा है। लेकिन चाइना ने यहाँ पर कुछ नहीं बोला। इसके पीछे रीजन 2 हो सकते हैं। पहला, चाइना बहुत ज्यादा डर चुका है कि रूस भी अब यहाँ पर शामिल हो जाएगा और G7 को G8 कर दिया जाएगा। लेकिन सेकंड रीजन की हो सकता है चाइना शांति से अब रूस के साथ मीटिंग करे कि भाई साहब आप कर क्या रहे हैं, आप अगर G7 में शामिल हो गए तो आपको कई सारे नियम कानून फॉलो करने होंगे और उसकी वजह से आप हम पर भारी पड़ जाएंगे। ऑलरेडी रूस ने चाइना पर 25% ऑटोमोबाइल टैरिफ लागू कर दिया है, तो डेफिनेटली रूस का भी टिल्ट अब थोड़ा थोड़ा वेस्ट की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके बाद चीन पूरी तरीके से अकेला पड़ सकता है अगर एक मेजर शिफ्ट देखने को मिलता है जियोपॉलिटिक्स में। बाकी क्या कुछ कहना है आपका G7 समिट के बारे में कमेंट्स में जरूर बताइए। क्या भारत को इसका पार्ट बनना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट में जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।